Class 8, welcome once again. Today the topics are related to animal husbandry. That means today we will see animal husbandry, dairy farming, poultry farming, apiculture, pisciculture. At first we try to see animal husbandry. What does animal husbandry mean? The practice of breeding and raising animals on a large scale. जानवरों को बड़े पैमाने पर पालना, उनको मेंटेन करना, उनको देखना। अब बात है कि हम जानवरों को क्यों पालेंगे। तो हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे थाली में जो खाना परोसा जाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों से प्राप्त होता है, चाहे वो मिल्क हो या मिल्क के प्रोडक्ट्स हों या एग्स का बात हो या हनी का बात हो या मीट का बात हो। ये सभी चीज़ हमें कहीं ना कहीं जानवरों से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम लोग जानवरों को पालते हैं और इसको भी रोज़गार के तौर पर देखा जाता है। बहुत बड़ी संभावना है, मैंने अगर देखा जाए अगर रोज़गार के लिए तो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत बड़ी संभावना है। अब ये बात ज़रूर है कि लोग आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा इनमें संभावना कम देखते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है या इसको वो गलत दृष्टि से देखते हैं, उनको लगता नहीं है कि ये अच्छा चीज़ है। आइए डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर मिल्क। जानवरों को दूध के लिए पालना या उनका मेंटेनेंस करना, क्योंकि अगर मिल्क प्राप्त होता है तो मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे और इससे आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। चूँकि सुधा डेयरी का प्रोडक्ट्स आप अपने शहर में या अब तो मदर डेयरी का भी प्रोडक्ट्स आने लगा है, अमूल डेयरी का प्रोडक्ट्स भी मिलता है, तो आप इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं और समझते हैं। तो बड़े पैमाने पर स्पेशली गाय और भैंस को पाला जाता है, चूँकि इन दोनों से बहुत अधिक मात्रा में मिल्क की प्राप्ति होती है। नाउ द टर्म इज पोल्ट्री फार्मिंग, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स लाइक हेन, डक एटसेट्रा फॉर एग्स एंड मीट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। जब भी बात हो एग्स की या फिर चिकन या फिर मीट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, मुर्गे मुर्गी या अन्य चिड़ियों को हम लोग पालते हैं ताकि एग्स भी प्राप्त हो और उनसे मीट भी प्राप्त हो। अब है एपीकल्चर। एपीकल्चर की जब भी बात चले तो दिमाग में रखना है हनी प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर हनी बीज को पाला जाता है ताकि हनी का प्रोडक्शन मिले या हनी प्राप्त हो। इसी प्रॉस्पेक्टिस को एपीकल्चर कहते हैं। याद रखिए हनी जो है वो इम्यूनाइजेशन बढ़ाने का बहुत ही अच्छा चीज़ है और वेरी इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स है और निश्चित रूप से हमें हनी का प्रयोग अपने खाने में करना चाहिए। आजकल जो और प्रॉब्लम है इम्यूनाइजेशन को लेकर के दिक्कत बात आई है, इम्यूनाइजेशन से जो बेहतर जिसका इम्यूनाइजेशन रहेगा उसे वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है। तो हमें अपने डेली जो हमारा फूड आइटम्स है उसमें कहीं ना कहीं हनी को भी शामिल करना चाहिए। अब है पिसिकल्चर, यानी द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल। देखिए मछली पालन और हिंदुस्तान के बहुत सारे एरिया में मछली पालन का बहुत अधिक संभावना है। संयोग से हम लोग बिहार में हैं, बिहार में बहुत अधिक संभावना है। एक समय था जब बिहार में आंध्रा उड़ीसा वगैरह से फिश लाया जाता था, लेकिन आज पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ भी मछलियों को पाला जाता है और तब जाके यहाँ आप देखते होइएगा बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ अवेलेबल हैं। तो यहाँ का पालन है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करके यहाँ पर मछली को पाल रहे हैं, तो यह मछलियों को पालना कहलाता है पिसिकल्चर या मछली पालन। मछली हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में खपत होती है, बहुत अधिक लोग मछली को पसंद करते हैं। अब है कि अपना ही देश था, जब देश आज़ाद हुआ उस समय 34 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, लेकिन आप अपने पुराने लोगों से, दादा दादी नाना नानी से सुने होइएगा, किसी देश में रह करके भी भरपेट उन्हें खाने को नहीं मिलता था। आखिर क्यों, ऐसा क्या बात था? तो उसके पीछे इस पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है कैसे मैंने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना करके, मॉडर्न बेहतर से बेहतर सीड्स को गेन करके, स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके, वेडिसाइड वगैरह का प्रयोग करके, इन सभी का प्रयोग करके हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं। और इनके लिए अगर
60 और 70 के दशक में 16 और 70s के डिकेड्स में हमारे देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके तहत हमारे देश में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था काफ़ी बहुत 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 अधिक बढ़ गया। और इसके कैप्टन के रूप में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो 7 अगस्त 1925 को उनका बॉर्न हुआ था। आज भी वो जिंदा हैं और जैसा भी होता है गाइडलाइन देते रहते हैं। और इनके ही प्रयास से आज हमारे देश में सोचिए कितना अधिक प्रोडक्शन होता है कि हमारे देश के पास 5 ईयर का इमरजेंसी जो है स्टॉक है, बफर स्टॉक है। 5 सालों तक सरकार हमें खिला सकती है, अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो ग्रेन्स का तब भी खिला सकती है, इतना हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। और हम लोग दूसरे देशों को भी हम लोग समय समय पर हेल्प करते हैं। तो ये सभी के पीछे इस बड़े आदमी का सोच था, उनका हेल्प था, उनका गाइडलाइन था, जिसे हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन कहते हैं। तो आफ्टर ऑल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर बायोलॉजी का, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर को आप लोगों को खुद देखना है और इसका पूरा डिटेल फेयर करिए बढ़िया से। हो सकता है आप लिखते भी होंगे, तो बढ़िया से इसे कंप्लीट करिए। मैं एक दिन रेस्ट करके आपको क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो आपको फिर से बना के देखना है, फिर मैं उसका भी आंसर शीट आपको दूंगा। तो पहले आप बढ़िया से इसका पूरा कर लीजिए चैप्टर को। ओके, बाय।